कोठेवाली से शादी। राम कुमार एक किसान थे और उनकी 3 बेटियां थी। तीसरी बेटी को जन्म देते ही उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। सपना उनकी बड़ी लड़की थी जो अभी स्कूल में पढ़ रही थी। उसकी शादी के लिए एक रिश्ता आता है। राम कुमार इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और सपना की शादी करवा देते हैं। छोटी उम्र होने के कारण शादी क्या होती है सपना को पता ही नहीं था। अब वे विदा होकर ससुराल जाती है। पहले दिन से ही उस पर जिम्मेदारी इतनी डाल दी जाती है कि उसका सारा दिन घर का काम करने में गुजर जाता था। उसका अपना न कोई खाने का समय था और न घर में आराम करने का। रात होते ही उसका पति काम करके शराब के नशे में वह सपना से जबरदस्ती करता था। सपना के इनकार करने से वह उसे मारना पीटना शुरू कर देता था। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। एक दिन राम कुमार अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जाते हैं। अपने पिता को देख सपना रोना शुरू कर देती है और अपने साथ हुए अत्याचार को बताती है। वह अपने पिता से उसे यहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। उसके ससुराल वाले उसे जाने नहीं देते। सपना के पिता उसे समझाते हैं, समाज के लोग क्या कहेंगे, अब तुम्हारा यही घर है और तुम्हें यहीं रहना है। सपना आंसू बहाती रहती है और उसके पिता उसे वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। दिन पर दिन उस पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। एक दिन मौका पाकर सपना अपने ससुराल से भागकर अपने घर चली जाती है। उसके पिता उसे अचानक देख चौंक जाते हैं और सवाल करना शुरू कर देते हैं। अचानक सपना बेहोश होकर गिर जाती है। उसके पिता दाई को ले आते हैं तो पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। सपना के होश में आते ही उसके पिता उसे यह खुशखबरी सुनाते हैं और उसे समझा बुझाकर वापस उसे ससुराल छोड़ने ले जाते हैं। सपना को आते देख उसका पति गुस्से में उसके पास जाकर उसे मारना शुरू कर देता है। सपना के पिता उसे समझाते, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सपना से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए, वह मां बनने वाली है। पर वह किसी की नहीं सुनता। सपना का देवर दौड़ता हुआ आता है और अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है। मार खाते खाते सपना फिर से बेहोश हो जाती है। उसका पति उसे वहीं छोड़ बाहर चला जाता है। सपना के पिता और देवर सपना को अंदर कमरे में ले जाकर उस पर पानी डालकर उसे होश में लाते हैं और उसके पिता उसे समझाकर वापस अपने घर चले जाते हैं। रात को उसका पति शराब पीकर आता है और सपना से जबरदस्ती करता है। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। अंत में सपना की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसका बच्चा पेट में ही मर गया। अब सपना भी मौत और जिंदगी के बीच में लटक रही थी। उसे एक अलग कमरे में रख दिया गया था। रात को चुपके से उसका देवर उसके लिए खाना और दवाई लेकर जाता है। सपना के ससुराल में उसका देवर ही उसकी तकलीफ को समझता था। कई बार उसने घर वालों को और अपने भाई को समझाने की कोशिश की, पर देवर भाभी के रिश्ते पर शक किया जा रहा था, इसीलिए उसने सपना से दूरी बना ली। धीरे धीरे सपना ठीक होने लगी थी। फिर एक रात उसका पति कमरे में आता है और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू करता है, पर इस बार सपना ने उसका डटकर सामना किया। सपना सामने रखी कांच की बोतल उठाती है और अपने पति के सर पर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और वो वहां से भाग जाती है। इस बार वह अपने घर ना जाकर रेलवे स्टेशन चली गई। एक ट्रेन प्लेटफार्म से निकल रही थी कि सपना दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ गई। कौन सी ट्रेन थी, कहाँ जा रही थी, उसे कुछ पता नहीं था। बस छिपकर बैठी रही। न जाने कब नींद लग गई। सुबह आंख खुली तो ट्रेन रुकी हुई थी। उत्तर कर देखा तो सामने नई दिल्ली लिखा हुआ था। न पास में पैसा था, न खाने को सामान, बस पानी पीकर पेट भर रही थी। भूख काफी जोर की लगी थी। आखिर कब तक पानी के सहारे रहती। कुछ देर बाद जब स्टेशन के बाहर निकली तो कई लोगों को भीख मांगते उसने देखा। उसके पास भी पैसे नहीं थे। उसने भी भीख मांगना शुरू किया। थोड़े पैसे मिलने के बाद उसने अपने लिए कुछ खाने को खरीदा। दिन ऐसे ही गुजर गया। अब रात हो गई। सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक आदमी आता है और सपना की मदद करता है। वो उसको खाना देता है और सोने के लिए स्टेशन के पास जहां सब भीख मांगने वाले सोते थे वहां ले जाता है। अगले दिन सुबह सपना फिर से स्टेशन के पास भीख मांगने जाती है। तभी वो मदद करने वाला आदमी आता है और सपना से उसके बारे में पूछने लगता है। सपना साफ मन की थी। वो इस आदमी को फरिश्ता समझती थी और अपनी पूरी कहानी बताते हुए रोने लगी। इस आदमी ने सपना से कहा, रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कब तक भीख मांगते रहोगी? मेरे दोस्त का होटल है, क्या तुम वहाँ खाना बनाने का काम करोगी? सपना ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और वे काम करने के लिए तैयार हो
गई। वह आदमी सपना को गाड़ी में बैठाकर होटल में ना ले जाकर कोठे पर ले जाकर बेच देता है। सपना को पता भी नहीं कि वे कहाँ आ गई हैं। जैसे ही कोठे का सेठ आता है सपना उससे काम मांगने लगती है। सेठ बोलता है आज से तू यही काम करेगी। सेठ सपना को नए कपड़े ला कर देता है और पहनकर तैयार होने के लिए बोलता है। सपना भी तैयार होकर जैसे बाहर आती है। सेठ बोलता है कि काम उस कमरे में है, इस आदमी के साथ जाओ, इसके साथ तुमको काम करना है। जैसे ही सपना उस आदमी के साथ अंदर जाती है वह बदतमीजी करने लगता है। सपना कमरे से बाहर भागती है। सेठ उसे पकड़ लेता है और बोलता है ये कोठा है और तुझे यहाँ बेच दिया गया है। आज से तुझे यही काम करना है और इसी काम के तुम्हें पैसे मिलेंगे। चल नाटक मत दिखा। सपना ये सब सुनकर चौंक गई। वो आदमी सपना को जबरदस्ती कमरे में ले गया और उसके साथ वही किया जो उसका पति रोज शराब के नशे में करता था। सपना फिर एक बार ऐसे दलदल में फंस गई थी जहां से उसका निकलना बहुत मुश्किल था। उसने कई बार भागने की कोशिश की पर असफल रही। सपना जैसी कई लड़कियां थी जो उस कोठे पर अपना जिस्म बेचने का काम करती थी। शुरुआत में सब भागने की कोशिश करती थी फिर नाकाम होकर समझौता कर लेती हैं। सपना समझौता करने वालों में से नहीं थी। वह हर वक्त मौके की तलाश में रहती थी। हालांकि कई बार उसका शोषण हुआ। काफी मानसिक और शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ी। लगभग 2 महीना गुजर गया। अब सपना को लगने लगा था अब उसे भी समझौता करके यहीं रहना पड़ेगा। एक रात 2 आदमी कोठे पर आए जिसमें से एक को सपना के साथ कमरे में भेजा गया। पर हैरानी की बात सपना के लिए ये थी उस आदमी ने सपना को छुआ भी नहीं, बस बातें ही करता रहा। सपना ने उससे कहा भी क्या आप मुझसे बातें करने आए हो? उसने कहा हाँ, मैं ऐसी जगह पर नहीं आता, आज पहली बार आया हूँ। मैं अकेला रहता हूँ, मेरे घर में भी कोई नहीं रहा अब, इसलिए मेरा दोस्त मन बहलाने के लिए मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आया। माफ करना मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया, पर मैं पैसे दे दूंगा तुमको। सपना को पहली बार एक ऐसा इंसान मिला जो सच में एक अच्छा इंसान था। सपना ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। उसने अपना नाम उमंग बताया और सब कुछ बता दिया अपने बारे में। अब उसका कोई रहा भी नहीं इस दुनिया में, वे अकेला है। फिर उसने सपना से कहा तुम्हारा नाम क्या है? बात करने में तो तुम सीधी साधी लग रही हो, फिर तुम ऐसा काम क्यों करती हो? माफ करना मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। सपना को ऐसा लगा उमंग मेरी मदद कर सकता है। एक बार उमंग से अपनी जिंदगी की बात करके देखती हूँ, इस पर भरोसा किया जा सकता है और अगर कुछ हुआ भी तो इस नरक से बुरा क्या होगा मेरे लिए। ये सारी बातें सोचने के बाद सपना एक बार उमंग पर भरोसा करके उसे अपने जिंदगी की सारी बातें बता देती है। पर इस बार उसके आंखों में आंसू नहीं थे। वक्त और हालात ने उसे कठोर बना दिया था। उमंग सारी बातें सुनकर एकदम चुप हो जाता है और सपना की तरफ बस देखता ही रहता है। कुछ देर बाद वह सपना से बोलता है क्या तुम इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता। सपना उमंग पर भरोसा करती है। उमंग के जाने का वक्त हो गया था। उसने कहा चिंता मत करो, कल मैं रात को फिर से आऊंगा और मौका पाकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इतना कहकर उमंग चला गया। रात गुजर गई, सुबह हो गई। सपना रात होने का इंतजार कर रही थी। रात होते ही उमंग फिर से कोठे पर अकेला आता है और पैसे देकर सपना से मिलता है। दोनों कमरे में जाते हैं और कैसे भागना है ये सोचने लगते हैं। आधी रात हो जाने के बाद दोनों कमरे से चुपके से बाहर आते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, पर सामने बहुत से लड़के पहरे दे रहे थे। इन दिनों को मौका नहीं मिलता भागने का और फिर ये कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद फिर से कोशिश करते हैं पर नाकाम हो जाते हैं। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। उमंग के वापस जाने का वक्त हो जाता है। इस बार फिर से उमंग सपना को बोलता है चिंता मत करो मैं रात को फिर आऊंगा। इतना बोलकर वह चला जाता है। रात होते ही उमंग फिर पैसे देकर सपना के साथ कमरे में जाता है। फिर से भागने की कोशिश होती है और फिर से नाकाम हो जाते हैं। सपना अब उमंग को मना करती है यहाँ नहीं आने को। उमंग के कारण पूछने पर सपना बोलती है यहाँ से भागना मुश्किल है और रोज रोज यहाँ आने से तुम्हारे पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। उमंग कहता है अब की बार मैं पुलिस को लेकर आऊंगा, तुम मेरा साथ देना, उन्हें सब कुछ बता देना, तुम्हें और बाकी लड़कियों को यहाँ जबरदस्ती रखा गया है। सपना बोलती है इसका कोई फायदा नहीं, मैंने कई बार कोशिश की, यहाँ कई पुलिस वाले भी आते हैं जो इन सब लोगों से मिले हुए हैं और यहाँ की लड़कियां भी गवाही नहीं देती।
उन्हें अब यही अच्छा लगने लगा है। सबको बहुत पैसे मिलते हैं। अब वो सब यहाँ से भागना नहीं चाहती। बोलती है यहाँ से भागकर कहाँ जाएगी, घर वाले भी अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे, अब हमें यहीं रहना है। उमंग हार नहीं मानता है। अगले दिन वह फिर सपना से मिलने आता है। इस बार वो अपने साथ बेहोशी की दवा लाता है। आधी रात होते ही उमंग सपना के साथ मिलकर मौका पाते ही सबको बेहोश करके सपना को लेकर भाग जाता है। सपना अब इस नरक से आजाद हो जाती है। उमंग सपना को लेकर अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही सब होश में आते हैं और सपना को खोजने लगते हैं। कोठे वाले समझ गए जरूर वही लड़का सपना को लेकर भागा है। वो सब उसकी तलाश करने लगते हैं। उमंग खाने का सामान लेने बाजार जाता है तो देखता है कोठे वाले चारों तरफ घूम रहे हैं। वो समझ जाता है अब इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं। उसी दिन वो ऑफिस जाकर ट्रांसफर की अर्जी डालता है और कुछ दिनों तक सपना और उमंग घर में ही छिपे रहते हैं। करीब एक हफ्ता बाद उमंग की ट्रांसफर मंजूर कर ली जाती है और उमंग बिना किसी को बताए सपना को लेकर इस शहर को छोड़कर बहुत दूर जहां कोई इन्हें जानता नहीं और कोठे वाले लोग कभी इन तक पहुंच न सके वहां लेकर चला जाता है। सपना को सब कुछ एक सपने जैसा ही लग रहा था। दोनों साथ में ही रहते थे। सपना को उमंग से प्यार हो गया, पर वो खुद को उमंग के काबिल नहीं समझती थी, इसलिए कभी बोल नहीं सकी। उमंग को भी सपना अच्छी लगती थी। वो उमंग का काफी ख्याल रखती थी। उमंग सपना को एक जीवन साथी के रूप में देखने लगा। मौका पाकर उमंग ने अपने दिल की बात बोल दी, पर सपना ने न चाहते हुए भी मना कर दिया। वो खुद को उमंग के काबिल नहीं समझती थी। सपना ने उमंग से कहा, आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान है जो मैं कभी चाहकर भी चुका नहीं सकती। शादी करके मैं आपकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। आप मुझे कोई काम दिला दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप बहुत अच्छे हो, एक अच्छी लड़की देखकर आप अपना घर बसा लेना। ये सुनकर उमंग का मन बहुत उदास हुआ। वो फिर सपना से शादी की बात नहीं करता। शायद सपना को लगे मैं वो शादी करके सपना पर एहसान कर रहा हूँ। समय गुजरता गया। एक दिन उमंग की तबीयत बहुत खराब हो गई। सपना ने उसका बहुत ख्याल रखा। धीरे धीरे उमंग ठीक हो गया। उमंग भी जानता था सपना उससे प्यार करती है। एक दिन उमंग सपना से कहता है, तुमसे अच्छा और कोई नहीं मेरा ख्याल रख सकता और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं सब जानता हूँ। आखिर कब तक एक दूसरे से प्यार करते हुए भी हम अलग अलग रहेंगे। एक बार फिर उमंग अपने दिल की बात सपना से कहता है। इस बार सपना भी अपने मन की बात उमंग को बता देती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस तरह सपना को फिर एक नई जिंदगी मिलती है। दोनों शादी कर लेते हैं। सपना अब अपने अतीत को भूल कर